हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। आज एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कुछ एमसीक्यू पार्ट जो है वो एग्जाम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके किस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं, ये चीजें हम लोग आजकल वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कुछ चैप्टर्स में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ और अब जो है हम लोग न्यू चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के प्रीवियस एमसीक्यूज यानी कि 20 एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के जो एमसीक्यूज हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। बट सबसे पहले आपको बता दूं कि आप लोगों को वीडियो देखना कैसे है। आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आफ्टर दैट आप लोगों को क्या करना है, उसके आंसर को प्रॉपर्ली जो है आपने देख लिया कि इसका आंसर क्या हो सकता है, देन यू हैव टू जस्ट मार्क द करेक्ट आंसर और लास्ट में आपको अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि मैम हमने इतना स्कोर जो है वो अचीव किया है, ताकि मुझे पता लगे कि आपकी प्रैक्टिस आप कैसे कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस को कितनी हाइट्स मिल रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, तो मुझे ये चीज पता होनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 21। What role did the Napoleonic Code of 1804 play? आपको पता है कि नेपोलियनिक कोड 1804 में लाए गए थे, नेपोलियन ने स्टार्ट किए थे। अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है, जो कि इसी वीडियो में आप लोग मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या रोल प्ले करता है नेपोलियनिक कोड। तो पहला है, इट रीइंस्टेटेड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इट एस्टैब्लिश्ड इनइक्वालिटी बिफोर द लॉ। शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, वो चीजें कई बार थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़िए। इट एलिमिनेटेड द फ्यूडल सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस्ड द इक्वालिटी अंडर द लॉ, और इट रेस्ट्रिक्टेड द राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि जितने भी ऑप्शंस लिखे हैं ना, ए, बी और डी, इनका उल्टा है ना, इसका उल्टा, और इसका उल्टा कौन सा ऑप्शन है, दैट इज द सी। इट एलिमिनेटेड द फ्यूडल सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस्ड इक्वालिटी अंडर द लॉ। दैट इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट with regard to the Act of Union 707 from the following options। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रिगार्डिंग आप लोगों को पता है ब्रिटिश यूनिफिकेशन भी आप लोगों को बताया गया था कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो उसमें एक्ट ऑफ यूनियन आप लोग पढ़ चुके हो 707, इसने क्या किया था, इसके अंदर में क्या चीजें हैं, ये आपको बतानी है। द ब्रिटिश मोनार्की सरेंडर्ड द पावर टू द इंग्लिश पार्लियामेंट। सेकेंड, द ब्रिटिश पार्लियामेंट सीज्ड द पावर फ्रॉम आयरलैंड। The formation of the United Kingdom of Great Britain. D. The British nation was formed as a result of war with Scotland and Wales. एक एक्ट पास हुआ है और उस एक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, उस एक्ट के अंदर क्या सबसे मेन चीज दी गई है, आपसे पूछा गया है। तो दैट द करेक्ट आंसर इज द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एज द ग्रेट ब्रिटेन। ये सबसे सही, इसका सटीक आंसर जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, दैट इज अ पिक्चराइज्ड क्वेश्चन। पिक्चर क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द पेंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो। पेंटिंग को अच्छे से देख लीजिएगा, आप ही की बुक की पेंटिंग है, कहीं बाहर से नहीं उठाई गई है, दूर दराज से लेकर आई नहीं गई है, आपकी ही बुक की पेंटिंग है। ये पेंटिंग कहाँ की है, ये आप लोगों को बताना है। ड्यूमा, राइक्सटैग, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कौन सी पेंटिंग है ये? अब बुक के पन्ने मत पलटिएगा, बुक अगर सामने रखी है तो बुक के पन्ने नहीं पलटने हैं। अगर आपके दिमाग में ये पेंटिंग ऑलरेडी आपको पता है कि आपके एग्जाम में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर प्रिपेयर रहिएगा। स्टार्टिंग में फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग के बारे में बताया था, ये आपकी एक और पेंटिंग है। ये कहाँ की पेंटिंग है आपको बताना है, दैट इज दी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की भी इंपॉर्टेंस क्या थी, इसका भी एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का क्या रोल प्ले था, तो वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो पिक्चर अब की बार तो ये पूछा कि किसका है, लेकिन इसका रोल क्या था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। इज दैट क्लियर? तो पिक्चर के साथ कैसा भी क्वेश्चन हो, आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, चूज द करेक्ट नेशनैलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरियो। देखो अभी बोल रही थी पिक्चर क्वेश्चन का, अब बिना पिक्चर के ही पिक्चर वाला क्वेश्चन ले लिया। अब यहीं वो पिक्चर आपको दे देते या फिर फ्रेडरिक सूरियो का पिक्चर दे देते तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता था। इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है। Choose the correct nationality of the artist Frederick Surio, who visualized in his painting a society made up of democratic and social republic। यही उनकी पेंटिंग का भी नाम था। आई थिंक आपको ये चीज पता हो। तो क्या उनकी नेशनैलिटी थी, जर्मन, स्विस, फ्रेंच और अमेरिकन?
तो कौन से आर्टिस्ट थे? ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। वो कौन से आर्टिस्ट थे? फ्रेंच आर्टिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी What was the main aim of the Vienna Congress 1815? आप लोगों को पता है कि नेपोलियन जब हार गया, वाटरलू का जो बैटल हुआ था उसमें नेपोलियन हार गया 1815 में, उसके बाद का क्या प्रोसीजर हुआ, उसके बाद क्या किया गया? तो उसके बाद एक वियना कांग्रेस हुई थी। कहां पर? ऑस्ट्रिया वियना में। जिसे किसने हेड किया था उसका क्वेश्चन बनेगा, तो वो आप खुद देखिएगा, है ना। बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैचेस द कोल्ड, किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है मेटरनिक का, है ना। अब वियना कांग्रेस को हेड किसने किया था? वो भी मेटरनिक ने ही किया था। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पूछा है कि वियना कांग्रेस का मेन एम क्या था? जो वियना कांग्रेस बुलाई गई 1815 में आफ्टर नेपोलियन, वो किस लिए बुलाई गई? उसका एम क्या था? टू डिवाइड इटली, टू रिस्टोर मोनार्कीज, टू फॉर्म द जर्मन कॉन्फेडरेशन, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसीज। तो इसका जो मेन एम था वो क्या था? टू रिस्टोर दी मोनार्कीज, है ना। टू रिस्टोर द मोनार्कीज, मोनार्कीज को वापस से लेकर आना, जिसकी वजह से एक डायनेस्टी दोबारा से लौट कर आ गई थी। दैट वाज दी बर्बन डायनेस्टी। जरा याद कीजिएगा क्लास 9 का फ्रेंच रेवोल्यूशन, बर्बन किंग्स थे और वही वापस से क्या हो गए? आपके लौट कर आ गए हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, which ideology sought to end autocracy and establish democratic governments? यानी कि ऑटोक्रेसी को तो एंड कर रही है और डेमोक्रेसी को क्या कर रही है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर रही है। तो कौन सी आइडियोलॉजी है? कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, कम्युनिज्म और फ्यूडलिज्म। तो आपको अगर एक एक आइडियोलॉजी का मतलब पता है, आईएसएम का मतलब हमेशा से क्या होता है? आइडियोलॉजी होता है। अब उसमें हर एक आइडियोलॉजी क्या करेगी? कंजर्वेटिज्म जो पुराने जमाने की सोच रखते हैं, लिबरलिज्म इज द करेक्ट आंसर, जो कि किस में बिलीव करती है? जो कि चेंजेस में बिलीव करती है, मॉडर्न गवर्नमेंट में बिलीव करती है, डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, दैट इज दी लिबरलिज्म। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, आई थिंक हम लोग काफी ऊपर आ गए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द ज़ोल्वेराइन फॉर्म्ड इन 1834 एम टू डू? आपका ज़ोल्वेराइन फॉर्म किया गया था 1834 में, उसका क्या एम था ये आप लोग को बताना है। स्टैब्लिश ट्रेड बैरियर्स, अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, स्प्रेड रेवोल्यूशनरी आइडियाज, प्रमोट मोनार्की। तो ज़ोल्वेराइन जो है वो एक क्या था? एक तरीके से आपका टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश करने के लिए बनाया गया था, है ना। इसलिए इसको फॉर्म किया गया कि आपको पता है कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा अनयूजुअल ट्रेड और बैरियर्स के तरीके थे, बहुत अलग तरीके की चीजें यूज हुआ करती थी, करेंसी एक जैसी नहीं थी। तो उसके लिए नेपोलियन ने भी काम किया था, लेकिन बाद में जो ट्रेड बैरियर्स थे, बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए गए थे, तो उसको खत्म करने के लिए क्या बनाया गया? एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जो कि क्या था आप लोगों का? एक तरीके से ज़ोल्वेराइन था। इज दैट क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which among the following was the result of Treaty of Vienna? इसमें से कौन सा ट्रीटी ऑफ वियना का रिजल्ट है? आप लोगों को मैंने ये तो बता दिया कि उसका एम क्या था, कि वापस से मोनार्कीज को रिस्टोर करना। ये भी बता दिया कि कहां पर हुई थी? ऑस्ट्रिया वियना में हुई थी। आपको मैंने ये भी बता दिया कि उसे हेड किसने किया था? तो उसे मेटरनिक ने हेड किया था। अब आपको यहां बताना है कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना का रिजल्ट क्या था। तो दैट फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी, रिस्टोरेशन ऑफ द बर्बन किंग्स इन फ्रांस, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और अबॉलिशन ऑफ सेल्फडॉम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों का सटीक आंसर अगर बात करूं, दैट इज द रिस्टोरेशन ऑफ बर्बन किंग इन फ्रांस, जो कि पहले बर्बन किंग से लुई 16 वगैरह याद करिएगा, वही उन्हीं की जो है भाई बंधु वापस से लौट कर आ गए थे। तो रिस्टोरेशन ऑफ बर्बन किंग्स इन फ्रांस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर बात की जाए, मुझे बीच में डिस्टर्ब करने के लिए नगर निगम की गाड़ी आ चुकी है, और नगर निगम की गाड़ी अपना जो धुन बजाती हुई आती है, तो उसके नगर निगम की गाड़ी आ चुकी है, इसलिए थोड़ा सा शोर आप लोगों को आएगा, तो जस्ट इग्नोर दैट शोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ रोमांटिसिज्म? आप लोगों को रोमांटिसिज्म की भी एक आइडियोलॉजी पढ़ाई गई है, वो रोमांटिसिज्म क्या है, मेन फीचर क्या है, ये आपको बताना है। फोकस ऑन रीजन एंड साइंस, सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर एंड इमोशंस,
एडवोकेसी ऑफ ऑटोक्रेसी, सपोर्ट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। रोमांटिसिज्म की बात की गई है। रोमांटिसिज्म एक ऐसी फीलिंग है जो किस पर, जो सेंटिमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देती है एज रिगार्डिंग साइंटिफिक नेचर, और उसके है ना, वो साइंटिफिक नेचर उन पे बिलीव नहीं करती, वो इमोशंस, सेंटिमेंट्स, फीलिंग वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसके अंदर, रोमांटिसिज्म के ऊपर। सो दैट सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर, कल्चर को सेलिब्रेट करना और इमोशंस को सेलिब्रेट करना ही क्या होता है, रोमांटिसिज्म का फीचर होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हु वाज proclaimed the German emperor after unification in 1871? डेट याद रखिएगा, थोड़ा सा ईयर याद रखिएगा, नॉट डेट, ईयर याद रखिएगा कि जर्मन यूनिफिकेशन का ईयर क्या है, 1871 है। आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोक्लेम जर्मन एम्परर, किसने अपने आप को जर्मन एम्परर प्रोक्लेम कर दिया था आफ्टर द यूनिफिकेशन इन 1871? तो देखिए, कई बार मैं गलती बता देती हूँ, क्या हो जाती है, जो कि मुझसे भी अभी कुछ देर पहले हुई थी, कि मैं क्वेश्चन पढ़ कुछ और रही हूँ, मेरे दिमाग में चल कुछ और रहा है बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस। यानी कि मैंने पढ़ा जर्मन, लेकिन ऑप्शंस में क्या दे रखा है आप लोगों को, फ्रेडरिक विलियम, ओटो वॉन बिस्मार्क, तो एकदम से चीजें इधर उधर मिसमैच हो जाती हैं, और इस वजह से लगता है कि अरे इटली वाला आंसर। तो कई बार चीजें मिसमैच ना हो तो क्वेश्चन को बहुत फोकस के साथ पढ़िएगा, ऑप्शन को बाद में देखिएगा, कि अगर आपको आंसर पहले ही पता है तो आपको ऑप्शन की जरूरत ना पड़े और आप कंफ्यूज ना हो जाए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जर्मन एम्परर की बात की गई है, ओटो वॉन बिस्मार्क, विलियम फर्स्ट, नेपोलियन थर्ड, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, दैट इज द विलियम फर्स्ट, यानी कि काइसर विलियम फर्स्ट जो है वो क्या थे, एम्परर बने किसके, जर्मनी के आफ्टर यूनिफिकेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन की, विच ईयर इज एसोसिएटेड विद द फेमस फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन फ्रांस? फ्रांस के अंदर आपको पता है रेवोल्यूशंस की एक बाढ़ आई थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ रेवोल्यूशंस जो है वो होते जा रहे थे, जो कि 1838 से 48 का टाइम था, 30 से 48 का, तो जिसमें जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन है वो आपका 1848 के अंदर जो है वो हुआ था। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी आर हैविंग इज दी, which concept refers to the idea of people as the ultimate source of authority? यानी कि जो कंट्री के लोग हैं उन्हीं के पास सारी अथॉरिटी है, ऐसा किस आइडिया के अंदर प्रॉपर्ली दिखाया जा सकता है? सो दैट कंजर्वेटिज्म, नेशनलिज्म, पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड सोशलिज्म। सो दैट इज द पॉपुलर सॉवरेनिटी, जहां पर लोगों को अधिकार होता है कि अगर आपको फ्रीडम मिल गया है और सॉवरेनिटी मिल गई है, इसका मतलब कि आपके पास अधिकार है कि आप अपने लिए निर्णय खुद ले सकते हैं। इंडिया भी एक सॉवरेन कंट्री है, तो उसका क्या मतलब है कि इंडिया के ऊपर बाहर से कोई भी दबाव नहीं डाला जा सकता है कि इंडिया क्या डिसीजन जो है वो अपनी कंट्री के लिए लेगा। कि प्रॉपर्ली इंडियन लीडर्स और इंडिया के लोग ही हैं जो अपने खुद डिसीजन ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? दैट इज द पॉपुलर सॉवरेनिटी। नेक्स्ट इज दी, हु प्लेड अ की रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? यूनिफिकेशन ऑफ इटली में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था, ये आपको बताना है। इज दैट क्लियर? चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट, जुसेपे गैरिबाल्डी, ओटो वॉन बिस्मार्क, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। तो आपको इटली के यूनिफिकेशन में विक्टर इमानुएल के साथ, विक्टर इमानुएल टू के साथ कौन कौन थे, कैबूर थे और गैरिबाल्डी थे, है ना। सो दैट द करेक्ट आंसर इज दी जुसेपे गैरिबाल्डी। इससे मुझे एक पिक्चर याद आ गया कि जिसमें विक्टर इमानुएल टू के शूज को ऊपर करने का काम कौन कर रहा है, गैरिबाल्डी कर रहे हैं। तो उस पिक्चर का मतलब ही यही है कि विक्टर इमानुएल टू को सबसे ज्यादा हेल्प किसने की थी इटली यूनिफिकेशन में, गैरिबाल्डी ने की थी। तो वो पिक्चर याद रखिएगा, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से इस तरीके से पूछा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन paved the way for the spread of which of the following ideas? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मतलब कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 9th से भी कहीं ना कहीं अटैच हो रहे हैं। तो 9th क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कौन कौन से आइडियाज जो है वो हमें दिए थे, तो वही आपसे पूछा गया कि कौन कौन से आइडियाज जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें दिए हैं। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड मोनार्की, फ्यूडलिज्म एंड सेल्फडॉम, imperialism and colonialism. So that the correct answer is the liberalism and the nationalism. Liberty हो गया, equality हो गया, fraternity हो गया, इस तरीके के आइडिया। और जो नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स वाली जो फीलिंग थी वो भी हमें कहां से मिली है, वो भी हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही मिली है। Is that clear? So that correct answer is the liberalism and nationalism. Next question is the, which region is referred to as the cradle of civilization in Europe?
किसको जो है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, किस जगह को? इटली, ग्रीस, फ्रांस और जर्मनी, दैट इज द ग्रीस, है ना, ग्रीस को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। What does absolutism means? इसका क्या मतलब होता है? आपकी ही बुक में ये की टर्म्स गिवन है और कई बार हम इन्हें छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो आपको इस तरीके की टर्म्स को बहुत अच्छे से क्या करना है, कवर करना है। सो दैट what does absolutism mean? A system of government with constitutional limit, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोगों के ऊपर संविधान मतलब गवर्नमेंट के ऊपर संवैधानिक लिमिट्स होती है, क्या ऐसा कोई वो हो सकता है, मीन हो सकता है? अ सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और अ ट्रेड यूनियन। तो इट इज नॉट अ ट्रेड यूनियन और इट इज नॉट काइंड ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो ये क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जिस पर किसी भी तरीके का अंकुश नहीं है, जैसे हम निरंकुश शासन कह सकते हैं, अनकंट्रोलेबल गवर्नमेंट कह सकते हैं, वो क्या होता है आप लोगों का? एब्सोल्यूटिज्म का मतलब कहलाता है। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी Who among the following was a strong advocate of conservatism? आपका इसमें से कंजर्वेटिज्म को सबसे ज्यादा मानने वाला इनमें से कौन है, ये आप लोगों से पूछा गया है। दैट जूसेपे मेज़नी, मेटरनिक, गैरिबाल्डी और नेपोलियन। इन तीन प्राणियों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि जूसेपे मेज़नी, गैरिबाल्डी और नेपोलियन, ये तीनों वो थे जो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन में बिलीव करते थे, यूनिफिकेशन में इन लोगों ने साथ दिया। बट here is the person is the Metternich। मेटरनिक वो थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को हेड किया और वापस से जो मोनार्कीज थी उन्हें क्या कर दिया, रीस्टोर कर दिया। तो ये किस पे बिलीव करते थे? ये कंजर्वेटिज्म में बिलीव करते थे, ठीक है। What is the significance of the Frankfurt Parliament 1848? As I said, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पिक्चर बेस्ड तो क्वेश्चन देख लिया, बट अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उसका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का सिग्निफिकेंस क्या था। So that here's the significance. It unified Italy, it unified Germany, it drafted a constitution for Germany, it restored the monarchy in the France। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर पहले यानी कि यूनिफिकेशन से पहले क्या किया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था, किसके लिए? जर्मनी के लिए। इज दैट क्लियर? वो स्टोरी अगर आपको पूरी तरीके से याद होगी तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, ठीक है। Which of the following countries did not, इसलिए नॉट को मैंने एक कैपिटल लेटर में लिखा है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, did not participate in the Vienna Congress। किस कंट्री ने वियना कांग्रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये आपको बताना है। दैट ब्रिटेन, रशिया, स्पेन और अमेरिका। द करेक्ट आंसर इज दी अमेरिका। अमेरिका ने इस तरीके की कांग्रेस ट्रीटीज में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्लियर है, लेकिन कभी दूर भी नहीं रहा है। जब बारी आती है ना किसी भी चीज की राजनीति करनी है तो अमेरिका उसमें आगे भी रहा है, लेकिन करनी कैसे है वो कूटनीति में उन्हें बहुत अच्छे से पता है ना। दैट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट इज दी हु वाज फ्रेडरिक सूरियो। फ्रेडरिक सूरियो कौन है? बहुत बार नाम आ चुका है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि फ्रेडरिक सूरियो कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अपने पॉइंट्स को ऐड करके। ऑप्शन गिवन है तो पॉइंट्स को ऐड करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट डिड द ब्रोकन चेन्स इन द सूर्योस पेंटिंग सिंबलाइज। आपकी सूर्यो की पेंटिंग है, पूरी एक पेंटिंग है, मैं आपको दिखा देती हूँ पेंटिंग, चलो है ना, मैं पूरी पेंटिंग आप लोगों को दिखा देती हूँ तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि क्या पेंटिंग है। देखिए, Here is the painting of फ्रेडरिक सूरियो। फ्रेडरिक सूरियो ने ये पेंटिंग बनाई और इस पेंटिंग के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। यहाँ पर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, आप लोग को दिख रहा है कि सभी लोग यहाँ पर बो डाउन कर रहे हैं, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, गॉड दिखाई दे रहे हैं। इन सारी चीजों का क्या मतलब है, ये आप लोगों से बहुत भली भांति एग्जामिनर पूछ सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो ब्रोकन चेन्स वगैरह, ये जो मुकुट वगैरह पड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है? दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ मोनार्कियल सिस्टम। कि मोनार्की को लोग छोड़कर, मोनार्की को छोड़ दिया है लोगों ने, वो खत्म हो चुकी है और लोग किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? लोग एक नए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सोशलिज्म, रिपब्लिक या डेमोक्रेसी की तरफ लोग क्या कर रहे हैं? अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ
मूव कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाया गया जिसके हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में क्या है, मेंस चार्टर है। तो मेंस चार्टर में क्या है कि वो राइट्स किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए दिए गए हैं। इज दैट क्लियर? तो ये सारी कंट्रीज जो है अपना अपना वेट कर रही हैं और कहीं ना कहीं गो डाउन कर रही हैं। और इस चीज पर एंजल वाला ये जो चीज है ये क्यों दिखाई गई है, ये इसलिए दिखाई गई है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं हम ये मान के चलते हैं कि भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वही चीज कि अगर हम सोच रहे हैं तो वो सोचने वाली चीज हो गई, लेकिन जब एक आर्टिस्ट सोच रहा होता है ना तो वो हर चीज को कागज पर उतार देता है ना। तो इसी तरीके से उनने भी यहाँ पर क्या किया है कि ये अच्छा काम हो रहा है, इसीलिए जो एंजल्स हैं, जो गॉड है, वो उन्हें क्या दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, इन सारी चीजों को प्रॉपर्ली आंसर कर सकते हो। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। Is that clear? So that what did the broken chain in Suryo's painting symbolize? That freedom, despair, unity, monarchy, है ना। तो कहीं ना कहीं जो मोनार्कियल सिस्टम था उससे लोगों को फ्रीडम मिल गई थी, तो क्या आपको सिंबलाइज कर रहा है, वो फ्रीडम सिंबलाइज कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी which treaty recognized Greece as an independent nation? किस ट्रीटी के चलते ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया गया, ये आप लोगों को बताना है। सो दैट Treaty of Vienna, Treaty of Constantinople, Treaty of Versailles or Treaty of Frankfurt? So the correct answer is what? The correct answer is the Treaty of Constantinople 1832, जिसके बिहाफ पर ऑटोमन एम्पायर से ग्रीस क्या हो गया, अलग हो गया और उसे क्या मान लिया गया, एक इंडिपेंडेंट नेशन मान लिया गया। ग्रीस से भी एक और क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था, एज अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का, that the code of 1804 is commonly known as, 1804 के कोड को और क्या बोला जाता है, तो दैट इज दी नेपोलियनिक कोड, क्योंकि नेपोलियन ने स्टार्ट किया था इसलिए उसे हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए आप लोगों के, which country became the model of nation state in Europe in the 19th century? आप लोग को बताइए नेशन स्टेट वाली जो चीजें हैं ये सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी, दैट इज दी फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। कि फ्रांस के अंदर से ये सारी चीजें शुरू की गई थी, जो आइडिया था फ्रेटर्निटी का, इक्वालिटी का, वो सब यहीं से स्टार्ट किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी हु लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात हो रही है, दैट गैरिबाल्डी, काउंट कैबूर, ऑटो वन बिस्मार्क और मेज़नी। तो जब भी जर्मनी की बात आए, अगर वहां पर एम्परर नहीं पूछ रहा है और आपसे पूछा है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था, तो आंख बंद करके किसको टिक मार के आएंगे, ऑटो वन बिस्मार्क को टिक मार के आएंगे। इज दैट क्लियर? आप लोगों को पता है? अच्छा, उसमें इंडिया के लिए भी कहा जाता है कि हु इज नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। इंडिया का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जैसे वहां पर जर्मनी को यूनिफाई किया था किसी एक ने, वैसे ही इंडिया में भी यूनिफिकेशन का काम किया था किसी ने। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं, वो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। और नहीं जानते होंगे ना तो फिर उनके कैरेक्टर को मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगी, आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आई हैव माय अनदर चैनल, नॉट ऑन यूट्यूब बट ऑन इंस्टाग्राम। मैंने एक चैनल बनाया है, दैट इज द बियॉन्ड बुक्स विद भारती, जिसमें आप लोगों को बहुत सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी वो वहां पर मिल जाएगी। तो आप अगर बहुत शौकीन है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने में, कोई हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने में, आपको अलग अलग जानकारियां इकट्ठा करने का शौक है, तो उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां जाकर वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस यूट्यूब पर भी अपलोड करूं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा चाहिए ताकि इस तरीके की चीजें निकल कर आए अंदर से, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ज्यूसेppe मैज़नी? मैज़नी कौन थे भाई? जर्मन रेवोल्यूशनरी, इटालियन रेवोल्यूशनरी, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी और रशियन रेवोल्यूशनरी? तो दैट मैज़नी इज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी, जिसमें मैज़नी इटालियन रेवोल्यूशनरी रहे हैं, ठीक है। Which of the following was not a feature of the Napoleonic Code? नहीं है, फीचर नहीं है ना। बहुत ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शंस को। इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी ये भी फीचर है, अबॉलिश फ्यूडल प्रिविलेजेस ये भी है, इंट्रोड्यूस सेंसरशिप ये इसका फीचर नहीं है ना। दैट करेक्ट आंसर इज द इंट्रोड्यूस सेंसरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच इवेंट मार्क्ड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी?
ये क्वेश्चन हालांकि आप लोग के बुक्स में नहीं दिया गया है, बट मैं शायद कुछ सैम्पल पेपर्स वगैरह को देख रही थी, उसमें मुझे क्वेश्चन मिल गया था, तो मैंने आप लोगों के लिए रख लिया है। तो किस इवेंट को मार्क किया जाता है एज अ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? ट्रीटी ऑफ वियना, फ्रैंको-प्रशियन वॉर, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, द कांग्रेस ऑफ वियना। द करेक्ट आंसर इज द फ्रैंको-प्रशियन वॉर, जो है वो एक ऐसा इवेंट था जिसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली को क्या मान लिया गया? कंप्लीट मान लिया गया। ठीक है ना? What does the term nation state imply? ये तो हमें पता चल गया कि ये फ्रांस से मिला है, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट हमें फ्रांस से मिला है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? So that a region where people share the same culture, a centralized government ruling over a territory, a region controlled by multiple nations, or none of the above. So that एक नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जो सभी को क्या कर रही है? रूल कर रही है ना, और रूलिंग ओवर अ टेरिटरी, दैट इज द नेशन स्टेट एम्प्लाई। जैसे कि हम लोग चाहे देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, लेकिन हमें एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट क्या कर रही है? रूल कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर्स हैं, लेकिन सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सभी के लिए है, दैट इज जो कि सेंटर में रूल कर रही है ना इस टाइम। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर आपसे कोई पूछता है आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हर कोई अलग अलग आंसर तो नहीं देगा। आप देश के किसी भी कोने, किसी भी हिस्से, किसी बच्चे से पूछ लीजिए, तो आपको आंसर करंटली में क्या देगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इज दैट क्लियर? दैट इज द काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है ना? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जुसेप्पे गैरिबाल्डी बिलोंग्ड टू? गैरिबाल्डी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ आपको ऑप्शन ऑस्ट्रिया, इटली, ग्रीस और स्पेन का दिया हुआ है। मान लीजिए अगर ऑप्शन में इटली ना होकर यहाँ पर फ्रांस होता, तो वो आंसर भी क्या होता? आपका करेक्ट होता, क्योंकि गैरिबाल्डी का जो बर्थ है वो कहाँ पर हुआ था? वो फ्रांस में हुआ था। तो आप इनकी जो कह सकते हैं एक तरीके से किस कंट्री से बिलोंग करते हो, आप इटली भी सही आंसर कर सकते हैं। इटली यूनिफिकेशन में इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और अगर आपसे एज सच पूछ रहा है तो आप फ्रांस को भी करेक्ट आंसर मेंशन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि इटली या फ्रांस में आपको क्या ऑप्शन में मिल रहा है, बट अगर मिलता है दोनों ही आ जाते हैं, इटली भी आ गया और फ्रांस भी आ गया। वैसे होगा तो नहीं ऐसा, अगर हो जाता है तो इटली मार्क करके आइएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का सबसे भयानक क्वेश्चन हम लोगों को लगता है, क्योंकि हमें ईयर याद नहीं रहते हैं। तो बेटा ईयर याद करने के लिए क्या करना है? मैं एक टैबलेट भिजवा रही हूँ, उस टैबलेट को बस एकदम गल्प कर जाना है। Isn't it? ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ईयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जितना चीजों को विजुअलाइज करोगे, जितना स्टोरी के फॉर्मेट पे पढ़ोगे, उतना ही चीजें याद रहेंगी। रिपीटेड फॉर्म में हम जितना जिस चीज को पढ़ते हैं उतना चीजें हमें याद रह जाती हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा है क्या? अरेंज दी फॉलोइंग इवेंट्स इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अगर आपको पता है कि कौन सा इवेंट इनमें से कब हुआ है, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो। जैसे कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था? 1832 में हुआ। डिफीट ऑफ नेपोलियन आपको पता है कि बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर हुआ था, जो कि कब हुआ? बैटल ऑफ वाटरलू, जो कि हुआ 1815 में। नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये कब हुआ है आपका? 1861 में। और जर्मनी का कब हुआ है? 1871 में, है ना? तो ये आपके जो है इस तरीके से बन रहा है। अगर बात की जाए तो नंबर 1 पे आएगा आपका ये, ठीक है ना? देन 2, देन 3 और देन 4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2, 1, 3, 4। देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दैट इज 2, 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। द सी इज द करेक्ट आंसर आपको गिवन है। So here is the 51 important questions of the rise of nationalism in Europe. I hope आप लोगों को वीडियो से बहुत हेल्प मिली हो, चैप्टर को बहुत थॉरो रीड आप लोगों को ना करना पड़े। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लेने की कोशिश की है। पिक्चर क्वेश्चन भी आपको बीच में बताए हैं कि क्या और किस तरीके से बन सकते हैं। आप लोगों को जो अभी सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है, उसमें नेपोलियन का पिक्चर आपको गिवन है, जिसमें से उसके क्या निकल रहे हैं? वो जो लेटर्स हैं
वो निकल रहे हैं, तो उसमें नेपोलियन को एज अ पोस्टमैन क्या किया गया है, सिंबलाइज किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज सिंबलाइजेस हियर एज अ पोस्टमैन, तो वो कौन है, नेपोलियन है। जो लेटर उसके बैग से गिर रहे हैं उसका क्या मतलब है, तो जो टेरिटरीज उसने लॉस्ट कर दी हैं, जो हार गया है, वो टेरिटरीज वो दिखाई जा रही हैं कि उसके बैग में से गिरती जा रही हैं। तो इस तरह के पिक्चर क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वीडियो को 2-3 बार रिपीटेड फॉर्मेट में देखेंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली हैं। बट उससे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज के इस वीडियो में आपने कितना स्कोर किया है, आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।